चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। देखिए, इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स पढ़ रहे हैं हम, और कल हमने सेकंड सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन नंबर 3 पर। सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग्स। देखिए, अर्थ यानी धरती, अर्थ धरती, रिसीव प्राप्त करना, ऑनर्ड गेस्ट सम्मानित अतिथि, ऑनर्ड गेस्ट सम्मानित अतिथि, सम्मानित अतिथि। विलियम यीट्स इज लेड, लेड यानी दफना दिया जाना, लेड, हाँ लेड दफना दिया जाना, दफना देना। रेस्ट यानी आराम करना, आराम करने के लिए, टू रेस्ट, कब्र में आराम करने के लिए। आयरिश, आयरिश आयरलैंड के व्यक्ति को कहा जाता है आयरिश, है ना। जैसे इंडिया के लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, उसी तरह से आयरलैंड के लोगों को आयरिश पीपल कहा जाता है। वेसल का मतलब होता है कंटेनर, पात्र। जैसे भगोनी है अपनी, जैसे कलश है, मटका है, तो वो पात्र है ना, पात्र है, कंटेनर है, वेसल है, जिसमें हम किसी चीज़ को रख सकते हैं। लाए यानी पड़े रहना, लाए पड़े रहना। एम्प्टीड यानी कि खाली, एम्प्टीड यानी कि खाली। पोइट्री कविता। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब ये वाला जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये वाला जो ऊपर आपको जो स्टेंजा नज़र आ रहा है, केवल ऊपर ऊपर वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा मैसेज इसमें जो है W.H. जॉर्डन ने दिया है। यहाँ पे बहुत बढ़िया मैसेज वो इस स्टेंजा के माध्यम से अपने को दे रहे हैं, और टाइम का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि समय का महत्व क्या है, समय कितना जो है पावरफुल होता है, समय कितना शक्तिशाली होता है, और समय की किस प्रकार से कद्र अपने को करनी चाहिए। तो इस स्टेंजा को जो है हम कोटेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कुछ लिखना है, अपने विचार अगर समय के ऊपर आपको एक्सप्रेस करने हैं, तो इस कोटेशन को आप यूज़ कर सकते हो, है ना। W.H. जॉर्डन के इस स्टेंजा को आप यूज़ कर सकते हो। आप वहाँ पे जो है, जैसे कहीं अगर स्पीच दे रहे हो, तो वहाँ पे इस कोटेशन को लर्न करके, इस स्टेंजा को लर्न करके सुना सकते हो कि भाई W.H. जॉर्डन अपनी पोएम में ऐसा लिखते हैं। या फिर कहीं पर जो है कोटेशन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हो लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो बहुत अच्छी लाइन है, उन्होंने लिखा है जो टाइम, समय, इनटॉलरेंट। अब देखो, टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु, सहिष्णु। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, इनटॉलरेंस असहिष्णुता। ये है इनटॉलरेंट, एडजेक्टिव है ये। तो हाँ, तो असहिष्णु, असहिष्णु, है ना, असहिष्णु। टॉलरेंट इसका अपोजिट हो जाएगा सहिष्णु, और इनटॉलरेंट असहिष्णु। इनटॉलरेंट का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को सहन ना करे। हाँ भाई, जैसे अगर नहीं डरना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई जो है, कोई आप जो है यहाँ पे ग्राउंड में बढ़िया खेल रहे हो, कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो, धूप जो है सेक रहे हो सपोज कीजिए, तो अपने अगर कोई टीचर है जो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता कि कोई भी बच्चा जो है ग्राउंड में जाए, पैर भी रखे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसका मतलब वो इंटॉलरेंट है। यानी कि हम यहाँ पे खेलें कूदे, ये चीज़ उससे सहन नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता वो इस चीज़ को, तो वो बन गया इंटॉलरेंट। जैसे अभी हाँ अनबेरेबल, लेकिन वो चीज़ की वजह से, उस चीज़ के लिए आता है वो अनबेरेबल, और ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटॉलरेंट, है ना। तो अभी जैसे कि इंटॉलरेंस एक शब्द काफ़ी चर्चा में रहा था अपने भारत देश में 2016-17 के आसपास, है ना। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। इंटॉलरेंस काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था उस पर। चलिए खैर, अपने को उससे कोई लेना देना है नहीं। इंटॉलरेंट, असहिष्णु, ठीक है।
ये तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है डज नॉट केयर फॉर, डज नॉट केयर फॉर, परवाह नहीं करना, डज नॉट केयर फॉर, परवाह नहीं करना। परवाह नहीं करना या असहिष्णु होना ये एक ही बात है। अगर अपन देखें, अगर है ना, इंटेलेक्चुअली अगर अपन इस चीज़ के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करें, मंथन करें, सोचें विचारें अगर, तो अपने को इसका मीनिंग यही समझ में आएगा, परवाह नहीं करना। इसके नीचे है द ब्रेव, बहादुर, इनोसेंट, मासूम, निर्दोष, निर्दोष या मासूम लोग। इसके नीचे है इंडिफरेंट इन अ वीक, पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, डिस्ट्रॉयज इन अ वीक, डिस्ट्रॉयज इन अ वीक, इंडिफरेंट इन अ वीक, पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, डिस्ट्रॉयज इन अ वीक, एक सप्ताह में डिस्ट्रॉय कर देना। ब्यूटीफुल, सुंदर, फिजिक यानी कि आकृति, शरीर, बॉडी, फिजिक यानी बॉडी, फिजिक, बॉडी, शरीर। इसके नीचे है वर्शिप, रिस्पेक्ट करना, वर्शिप्स, रिस्पेक्ट्स, वर्शिप्स, रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट करना। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब है भाषा, और भाषा से मतलब यहाँ पर है राइटिंग, एक पोइट या राइटर की जो राइटिंग होती है वो। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा से मतलब यहाँ पर है राइटिंग्स, पोइट की राइटिंग या किसी ऑथर या किसी राइटर के द्वारा लिखी गई उसकी कोई राइटिंग जो है, क्योंकि वो भाषा के रूप में ही होती है, लैंग्वेज के रूप में ही होती है। फॉरगिव यानी माफ़ करना, फॉरगिव, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। पार्डन का मतलब ही माफ़ करना होता है। इसके नीचे है पार्डन, क्षमा करना, माफ करना। कावर्डिस, कायरता, कायरता। कंसीट, कंसीट से मतलब देखो यहाँ पे वो अपन ने जो लिटरेरी टर्म पढ़ा था वो नहीं है यहाँ पे कंसीट का मतलब। कंसीट का मतलब यहाँ पे है ऐसे लोग जो होते कुछ और हैं लेकिन दिखाते कुछ और हैं, है ना। तो अपन ये लिख सकते हैं जो धूर्त लोग होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जो जिनके अंदर घृणा बहुत ज़्यादा होती है, घृणास्पद जो लोग होते हैं, जो जिनको दूसरे पसंद नहीं होते हैं, जो दूसरों को पसंद नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं उनको पसंद करने का, है ना। अरे भाई जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब कहते हैं भाई हमने जो है लोगों के लिए भलाई के लिए इतना काम किया है, जबकि लोगों को मारा उन्होंने ही है ना। जबकि भले कुछ भी दंगा वगैरह करवाते हैं तो वही करवाते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई हमने जो है कानून व्यवस्था ऐसे बना करके रखी है। तो ऐसे लोग कंसीट, घमंडी, घृणास्पद लोग, धूर्त लोग, बेईमान लोग। लेज यानी कि रखना, लेज, लेज यानी कि रखना, लेज चिप्स नहीं है यहाँ पे, लेज यानी कि रखना। इट्स ऑनर्स, इसका सम्मान, इट्स किसके लिए आया है, टाइम के लिए आया है ये, इट्स, हाँ इट किसके लिए आया है यहाँ पे, टाइम के लिए आया है। ऑनर्स, सम्मान, एट देयर फीट, उनके चरणों में, फीट यानी पैर, फीट चरण, पैर। नीचे वाली लाइन पर आ जाइए, टाइम। विद दिस स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, अजीबोगरीब। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना, कारण या सिद्धांत। एक्सक्यूज का मतलब ऐसा बहाना होता है, एक्सक्यूज का मतलब एज अ वर्ब माफ़ करना होता है। एक्सक्यूज का मतलब जैसे अपन किसी को अगर साइड में करना है तो वहाँ पे भी अपन ऐसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, है ना। माफ़ कीजिए, माफ़ करना भी होता है, एक्सक्यूज़ करना, भाई ठीक है यू आर एक्सक्यूज्ड, ठीक है भाई मैं तुमको माफ़ किया जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज़ का मतलब, लेकिन यहाँ पर एक्सक्यूज़ का मतलब कारण से है, सिद्धांत से है, नाउन है। हाँ। स्ट्रेंज एक्सक्यूज़ नाउन है यहाँ पर, ये नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। स्ट्रेंज एक्सक्यूज़, बहाना,
कारण या सिद्धांत, तीनों लिख लीजिए आप, क्योंकि मीनिंग जब निकालते हैं ना तो पता नहीं किससे निकल जाए, बस वो भरोसा नहीं। इसके नीचे है पार्डन, माफ करना, क्षमा करना। किपलिंग, किपलिंग को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, रुडयार्ड किपलिंग। ये जो पोइट का नेम है, ये एक रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने वो द जंगल बुक, मोगली की कहानी लिखी थी, द जंगल बुक उन्होंने ही लिखी थी, इन्होंने ही लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग। हाँ ये कहानियों से रिलेटेड है, ये राइटर हैं। राइटर हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स इन्होंने लिखी है। और द जंगल बुक, द फेमस जंगल बुक, जिसमें मोगली की कहानी बताई है, जिसको बच्चे घर घर में देखते हैं, मोगली को इतना पसंद करते हैं, तो ये कहानी इन्होंने ही लिखी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने। किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ये एक बहुत अच्छे पोइट भी थे और बहुत अच्छे नॉवलिस्ट भी थे, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी लिखे हैं इन्होंने, पोइट भी लिखे हैं, और मतलब पोइट्री भी लिखी है ना। हिज व्यूज यानी विचार, विचार। इसके नीचे है पार्डन, क्षमा करना। पॉल क्लॉडेल, इसको भी अंडरलाइन करके लिखिए, पॉल क्लॉडेल, ये एक फ्रांसीसी राइटर है, फ्रेंच राइटर। इसके नीचे है पार्डन, क्षमा करना, राइटिंग, लिखना वेल, अच्छे से। नेक्स्ट पेज पर आइए। इन द नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। डार्क यानी कि अंधेरा। ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप, पूरा का पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिए, यूरोप के सारे कुत्ते, ऐसा नहीं लिखना है। ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप, ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप, ये एक मेटाफर है। तो ये किसके लिए आया है? ये उन शासकों के लिए आया है जो तानाशाह थे, बहुत बड़े बड़े यूरोप की, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, यूरोप के ही तो थे ये सारे के सारे। तो यूरोप के सारे कुत्ते, तो यूरोप के सारे कुत्ते, ऑल द डॉग्स कह करके पुकारा है W.H. ऑर्डन ने उनको, देखो है ना, मेटाफर, डॉग्स कह करके पुकारा है उन्होंने। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है पूरे यूरोप में आग लगा रखी थी इन्होंने, हिटलर, मुसोलिनी, है ना, लोगों को चैन से नहीं जीने दिया इन लोगों ने। तो ऐसा समय था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। हाँ, लिबर्टी कितनी, सही बात। ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप, ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप यानी कि वो सारे तमाम तानाशाह यूरोप के सारे के सारे तानाशाह, जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, वो सारी चीज़ें। बाघ का मतलब वैसे भौंकना होता है, क्योंकि डॉग का रेफरेंस आया ना यहाँ पे, तो बाघ का मतलब भौंकना होता है, लेकिन यहाँ पर है ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप, बाघ का मतलब यहाँ पर है विरोध करना, है ना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, जुल्म करना, शांति व्यवस्था भंग करना, ये सारी चीजें। नीचे से सेकेंड नंबर, लास्ट वाली लाइन देखो, ईच यानी प्रत्येक, सीक्वेस्टर्ड अलग थलग, सीक्वेस्टर्ड अलग थलग, एंड इट्स हेट यानी कि घृणा, नफरत। पढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए भाई, सेक्शन नंबर 3, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स बाय W.H. ऑर्डन। कल हमने सेक्शन सेकंड कंप्लीट कर ली थी, और सेक्शन सेकंड में कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से W.B. यीट्स की जो पोइट्री है उसको पढ़ कर के हमने काफ़ी कुछ देखा, जाना, ऐसा कह रहे थे W.H. ऑर्डन ने, है ना, कि उन भले W.B. यीट्स की डेथ हो गई है, लेकिन उनकी पोइट्री जो है वो आज भी ज़िंदा है, और उनकी पोइट्री को पढ़ कर के काफ़ी सारी बातें पता लगती है कि किस तरह से वो भी एक आम इंसान की तरह उन्होंने एक साधारण सी ज़िंदगी को जिया, और अपने जीवन में काफ़ी सारी तकलीफ़ें, पीड़ाएं जो कि एक आम इंसान के जीवन में आती है, वही सारी चीज़ें उनके जीवन में भी आई, वही बुढ़ापा, वही जो है पीड़ाएं, तकलीफ़। तो ये सारा वैसा का वैसा ही जीवन जो है एक आम इंसान की तरह, एक आम कवि की तरह उन्होंने भी जिया। हालांकि वो बहुत महान कवि थे,
लेकिन फिर भी जो है जीवन तो एक आम इंसान की तरह ही उन्होंने जो है अपना जिया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने आगे पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो ये कहते हैं कि W.B. यीट्स की जो पोएम्स हैं, W.B. यीट्स ने जो अपनी राइटिंग्स लिखी है वो अपने दिल से लिखी है, यानी जो भी उन्होंने महसूस किया उन्होंने अपने मन से, अपने दिल से जो है उसमें अपनी राइटिंग में अपनी सारी दिल की बातें, अपने सारे जीवन की बातों को जो है लिखा है। और जब एक पोइट अपने दिल से जब किसी राइटिंग को लिखता है तो कोई भी व्यक्ति जो है उसकी गहराई में लिखे हुए उस अर्थ को चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ उसके अनुभवों से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके इमोशन से लिखता है, वो उनसे प्रेरित होकर के लिखता है और जिसको बदला नहीं जा सकता। ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। इसके बाद में अब आगे सेक्शन 3 में W.H. ऑर्डन क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिए। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, W.B. यीट्स इज लेड टू रेस्ट। W.H. ऑर्डन यहाँ पर कहते हैं कि अब जो है W.B. यीट्स की डेथ हो गई है और अब जब W.B. यीट्स को धरती में दफनाया जा रहा था, यानी कि कब्र में जब दफनाया जा रहा था उनको, तो उस समय की ये बात जो है उस समय की बात है और उस टाइम के बारे में वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब W.B. यीट्स को जो है धरती में दफनाया जा रहा है और इस प्रकार से जो धरती है, जो अर्थ है, वो एक सम्मानित अतिथि को प्राप्त कर रही है अपने अंदर, है ना। धरती जो है भाई, जब उनको मरने के बाद कब्र में दफनाया गया ना धरती में, तो वो धरती के लिए कह रहे हैं कि यह धरती जो है जब उनको दफनाया जा रहा था उस समय के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि उस समय वो कहते हैं कि अब जो है धरती एक सम्मानित अतिथि को जो है अपने अंदर प्रवेश दे रही है, यानी धरती जो है एक सम्मानित अतिथि को प्राप्त कर रही है और इस प्रकार से W.B. यीट्स को जो है उस कब्र में दफनाया जा रहा है। यानी कि जब W.B. यीट्स को हमेशा हमेशा के लिए आराम करने के लिए जब कब्र में दफनाया जा रहा था, तो उस समय उस सीन को देख करके W.H. ऑर्डन क्या कहते हैं कि देखो धरती जो है एक सम्मानित अतिथि को अपने अंदर प्रवेश दे रही है, प्राप्त कर रही है, यानी कि कब्र में उनको दफनाया जा रहा है। एंड लेट द आयरिश वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री। और यहाँ पर उन्होंने W.B. यीट्स की कंपैरिजन जो है, तुलना जो है किससे की है, एक आयरिश वेसल से, आयरिश पात्र से, क्योंकि वो भी एक आयरलैंड के रहने वाले थे W.B. यीट्स, और आयरलैंड के रहने वाले थे तो इसीलिए W.B. यीट्स का कंपैरिजन उन्होंने कर दिया आयरिश वेसल से, आयरिश कंटेनर से, यानी कि कोई भी ऐसा बर्तन जो आयरलैंड से रिलेटेड हो, आयरलैंड का बर्तन हो। तो इस प्रकार से जब W.B. यीट्स को कब्र में दफनाया गया है ना, ज़मीन में जब उनको दफनाया गया, तो इस प्रकार से वो जो आयरिश वेसल था, यानी कि W.B. यीट्स, आयरिश वेसल मतलब W.B. यीट्स, तो इस प्रकार से वो जो आयरिश वेसल है वो पूरी तरह से अपनी पोइट्री से खाली हो गया है और अब जो है उसको दफनाया जा रहा है। यानी कि पहले जब वो जिंदा थे तो वो पोइट्री से भरे हुए थे, पहले वो जो पात्र था वो पोइट्री से भरा हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारी राइटिंग्स उन्होंने लिखी अपने माइंड का इस्तेमाल करके। तो पहले वो जो आयरिश वेसल था वो पोइट्री से भरा हुआ था, विचारों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है, तो इसका मतलब वो आयरिश वेसल जो है वो खाली हो गया है। किससे खाली हो गया है? अपने विचारों से खाली हो गया है, अपनी पोइट्री से खाली हो गया है, और अब उस आयरिश वेसल को जो है दफनाया जा रहा है धरती में। ठीक है, तो इस प्रकार से W.B. यीट्स को जब धरती में दफनाया गया तो उस सीन को देखते हुए वो कहते हैं कि धरती जो है W.B. यीट्स को जो है अपने अंदर अब जगह दे रही है और इस प्रकार से धरती अपने एक सम्मानित अतिथि का स्वागत कर रही है, सम्मानित अतिथि को जो है अपने अंदर प्रवेश दे रही है। और इस प्रकार से जब W.B. यीट्स को वहाँ पर दफनाया गया तो ऐसा कहा उन्होंने कंपेयर करके आयरिश वेसल से कि एक आयरिश वेसल जो है अपनी पोइट्री से खाली हो गया है और उस आयरिश वेसल को जो एम्प्टी है उसको अब धरती में दफनाया जा रहा है और वो एक सम्मानित अतिथि है जिसका स्वागत धरती कर रही है। नेक्स्ट पेज पर आइए।
अब आगे क्या कहते हैं वो, तो इस तरह से WB यीट्स की डेथ हो गई और उनको धरती में दफना दिया गया। जो आयरिश वेसल था, जो पहले कभी पोइट्री से भरा रहा करता था, वो अब पूरी तरह से खाली हो गया और उस आयरिश वेसल को अब धरती में गाड़ दिया गया है, धरती में दफना दिया गया है। देखिए भाई आगे अब क्या कहते हैं W.H. ऑर्डन। यहाँ से विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन है, फिलोसॉफिकल व्यूज़ यहाँ पे अब ज़्यादा देखने को मिलेंगे अपने को। देखिए W.H. ऑर्डन आगे कहते हैं, टाइम दैट इज इनटॉलरेंट ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट। समय जो है वो इतना शक्तिशाली होता है, समय जो है वो इतना बलवान होता है कि वह किसी की भी फिक्र नहीं करता है। समय जो है बड़ा असहिष्णु होता है दोस्तों, यानी समय जो है किसी की परवाह नहीं करता। ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट, चाहे सामने वाला कितना ही बहादुर या कितना ही मासूम या निर्दोष क्यों न हो। समय ये नहीं देखता कि सामने वाला निर्दोष है, सामने वाला कमज़ोर है या सामने वाला बहादुर है। नहीं, समय इस बात की परवाह नहीं करता, चाहे आप कितने ही बहादुर हों, चाहे आप कितने ही मासूम हों, कितने ही निर्दोष हों। एंड इनडिफरेंट इन अ वीक टू अ ब्यूटिफुल फिजिक। समय तो इतना शक्तिशाली होता है, इतना इनटॉलरेंट होता है कि एक सप्ताह में सुंदर से सुंदर शरीर को भी नष्ट करके रख देता है। एक सप्ताह में मतलब कुछ समय में, एक सप्ताह में मतलब कुछ समय में। यानी ऐसे लोग जिन्हें अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान होता है, ऐसे लोग जो फूले नहीं समाते अपने ऊपर घमंड कर करके, वो लोग भी जो है ना कुछ समय में नष्ट हो जाते हैं। और यही चीज़ वो समझ नहीं पाते हैं अपने जीवन में। उन्हें तो बड़ा अभिमान होता है अपने ऊपर, है ना, और वो दूसरों को ऐसे जलाते हैं, जेलस फील कराते हैं और दूसरों की फिक्र नहीं करते, अरे मर जाओगे एक दिन, है ना। समय से पंगा नहीं, समय से पंगा नहीं लेना। समय जो है बड़ा इंटॉलरेंट है, वो ये नहीं देखता चाहे सामने बहादुर हो या निर्दोष हो, मासूम हो, वीक हो, कमज़ोर हो या पावरफुल हो, वो सबको नष्ट कर देता है। बस कुछ समय की बात है, बस 60-70 साल की बात। इन अ वीक का मतलब यहाँ पे कुछ समय मतलब जितनी इंसान की एक ज़िंदगी है बस उतना समय, उतना ही तो जिएगा, कभी ना कभी तो मरेगा ही सही ना, अमर तो है नहीं, इमोर्टल तो है नहीं कोई। तो समय जो है बड़ा इंटॉलरेंट है। WB यीट्स तरीके के महान पोइट जब मर गए तो एक आम इंसान की क्या जो है वो क्या हिम्मत, क्या मजाल बेचारा जो वो इमोर्टल रह जाए। बड़े बड़े जो महान योद्धा हुए हैं, अलेक्जेंडर जैसे, जब वो मर गए, जब वो नहीं जिंदा रह पाए, WB यीट्स जैसे महान कवि जब जिंदा नहीं रह पाए, तो हमारी तो भैया क्या मजाल है। तो ये है, तो समय बहुत ही जो है असहिष्णु होता है, बहुत ताकत होती है समय के अंदर, और समय जो है सुंदर से सुंदर शरीर को भी कुछ ही समय में नष्ट कर देता है। तो इसीलिए मैसेज ये है कि हमें जो है अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें जो है हमारे ऊपर या समय के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है प्राइड जो है अपने अंदर डेवलप नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप को प्राउड नहीं बनाना चाहिए कि यार बहुत घमंडी है। अरे यार आराम से प्रेम से रहो, थोड़े समय तो अपने को यहाँ धरती पर भेजा है भगवान ने, कुछ समय रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो प्रेम से रहो, प्रेम का जो है लव को स्प्रेड करो चारों तरफ। worships language and forgives everyone by whom it lives। और समय जो है वो इतना शक्तिशाली है, इतना महान है कि ये सिर्फ और सिर्फ सम्मान देता है तो केवल लैंग्वेज को, यानी कि केवल भाषा का सम्मान करता है। ये भाषा का सम्मान करता है, मतलब जो पोइट्स राइटर्स के द्वारा लिखी गई जो राइटिंग्स होती है उनको ये सम्मान देता है, ऐसे लोगों का सम्मान करता है समय। अब मैसेज ये है, ऐसे लोगों का सम्मान करना मतलब जो लोग अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, जो लोग अपनी मेहनत से स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ईमानदारी से, समय उनकी हमेशा कद्र करता है, हमेशा उनकी परवाह करता है, और ऐसे लोगों का तो विशेष रूप से सम्मान करता है समय। लैंग्वेज मतलब राइटिंग्स, पोइट्री, और पोइट्री और राइटिंग को एक राइटर कहीं से कोई इमिटेट करके नकल करके थोड़ी लिखता है, स्ट्रगल से लिखता है ना, मेहनत करके लिखता है।
हाँ, प्योर इमोशंस होते हैं, जो भी उसकी इमेजिनेशन है उनको यूज़ करके लिखता है। तो इसीलिए समय जो है लैंग्वेज का सम्मान करता है, भाषा का सम्मान करता है, यानी कि जो एक पोइट और एक ऑथर की जो राइटिंग्स होती है उसका सम्मान करता है। कहने का मतलब कार्य करने का सम्मान करता है। इंसान की जो काम करने की एबिलिटी है, जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, समय उसका सम्मान करता है। एंड फॉरगिव्स एवरीवन बाय हुम इट लिव्स, और हर उस इंसान को समय माफ कर देता है, हर उस इंसान को समय माफ कर देता है। बाय हुम इट लिव्स, जो भी व्यक्ति इस समय को जीता है या जो भी व्यक्ति इस जीवन को जीता है, किस रूप में? पार्डन, समय जो है उन सभी लोगों को माफ कर देता है, चाहे भले इंसान के अंदर कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, चाहे वो कावर्डिस, चाहे उसके अंदर कितनी ही कायरता क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बेईमान क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर वो काम कर रहा है, तो समय जो है उसकी सारी बुराइयों को माफ कर देता है, लेकिन उसको सम्मान देता है। यानी ये समय की सबसे बड़ी क्वालिटी है, समय का सबसे बड़ा जो है एक इनाम है ये, कि आपके अंदर भले लाख बुराइयां हों, है ना, आपके अंदर चाहे कितनी भी बुराइयां हों, समय उन सारी बुराइयों को जो है ओवरलुक कर देगा, समय उन सारी बुराइयों को जो है दबा देगा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो समय जो है क्या करेगा? लेज इट्स ऑनर्स एट देयर फीट, अपना पूरा सम्मान जो है आपके चरणों में ला करके रख देगा। यानी जिस चीज़ की भी आपको आकांक्षा है, जो चीज़ आप चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ला करके समय आपके कदमों में ला करके रख देगा। ठीक है, ये होती है समय की ताकत, ये है समय, ये है टाइम का इंपॉर्टेंस। यानी आपके अंदर चाहे कितनी भी बुराई हो, तो समय से पंगा नहीं लेना भैया। समय बड़ा बलवान है, समय ये नहीं देखता सामने गरीब है, अमीर है, बहादुर है या निर्दोष व्यक्ति है, मासूम है। समय तो इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है कि कुछ ही समय में एक सुंदर से सुंदर शरीर को भी नष्ट कर देता है। सही बात है ना? तो इसीलिए समय से जो है पंगा नहीं लेना। समय जो है आप सिर्फ काम कीजिए, समय, क्योंकि समय जो है हार्डवर्क करने वाले को सम्मान देता है। समय जो है जो भाषा का सम्मान करता है, पोइट्री का सम्मान करता है, राइटिंग्स का सम्मान करता है, जो व्यक्ति लैंग्वेज के रूप में काम कर रहा है, भाषा से जुड़ा हुआ है, उन लोगों का समय सम्मान करता है, उनकी पोइट की, राइटर्स की राइटिंग्स का सम्मान करता है। जैसे कि W.B. यीट्स को यहाँ पर सम्मान मिला। यहाँ पे पर्टिकुलर रेफरेंस किसका है? W.B. यीट्स का, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो लिखी है ये पोइट्री उन्होंने, उन्हीं की राइटिंग के लिए, स्पेशली तो उन्हीं की राइटिंग के लिए बात हो रही है यहाँ पे, है ना। लैंग्वेज जो आया है यहाँ पे, ये W.B. यीट्स की राइटिंग के लिए ही आया है, लेकिन मैसेज कहीं ना कहीं यही है कि जो काम करेगा, समय उसके चरणों में सब कुछ ला करके अर्पित कर देगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से W.B. यीट्स ने मेहनत की, अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी, भले उनके अंदर कैसी भी बुराइयां थी, भले उनके अंदर कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें नहीं थी, लाख बुराइयां थी, समय उन सबको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से, तो समय जो है आपके चरणों में ला करके सब कुछ समर्पित कर देगा। उनके हार्ड वर्क ने उन सब बुराइयों को हाइड कर दिया। हाँ, उनके हार्ड वर्क ने उन सारी बुराइयों को हाइड कर दिया। तो ये काम किसका होता है? समय का होता है। समय जो है आपकी सारी बुराइयों को दबा देता है। अगर आप मेहनत करके कहीं लग जाओगे, काम कर लोगे, भले आपसे, सपोज कीजिए जैसे आपसे कोई गलती होगी, है ना, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई गलती कर दी बचपन में, जैसे मान लो कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ाई में आ गया, है ना, कोई व्यक्ति चोरी करते हुए कहीं पर पकड़ाई में आ गया, तो उसको जेल में डाल दिया कुछ समय के लिए। हालांकि सारे चार्ज वार्ज सब हट गए उसके ऊपर से, और बाद में वही व्यक्ति जो है उस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इतनी मेहनत की कि वो IAS बन गया। लेकिन जब वो IAS बनेगा तो उस समय लोग उसकी उस बुराई को याद नहीं रखेंगे, उसकी उस अच्छाई को याद रखेंगे और उसको सम्मान देंगे। तो ये सम्मान किसने ला करके दिया? समय ने ही तो ला करके दिया है भैया। मतलब बुराई हट जाती है, बुराइयों को दबा देता है समय। समय जो है बुराइयों को दबा देता है, और समय जो है आपकी सारी बुराइयों को माफ़ कर देगा।
इस प्रकार की जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं उन सबको हाइड कर देगा। लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है। हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो तो सब कुछ ला करके आपके चरणों में रख देगा, क्योंकि समय लैंग्वेज का ही सम्मान करता है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, एक तरह से मैसेज यही है। हालांकि हाँ किसी भी तरह से ले सकते हैं अपन इसको, है ना। पढ़ाई के रेफरेंस में भी अपन इसको ले सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के रेफरेंस में, राइटिंग के रेफरेंस में भी ले सकते हैं। हालांकि रेफरेंस यहाँ पे W.B. यीट्स की राइटिंग्स के लिए है ना। चलिए आगे वो कहते हैं, टाइम दैट विद दिस स्ट्रेंज एक्सक्यूज पार्डन्ड किपलिंग एंड हिज व्यूज। समय ने अपने इसी अजीबोगरीब कारण से, अपने इसी अजीबोगरीब सिद्धांत से जो है, इसी अजीबोगरीब सिद्धांत से, कौन सा अजीबोगरीब सिद्धांत? ये बुराइयों को छुपा देना और अच्छाइयों को रिवॉर्ड करना, बुराइयों को हाइड कर देना और हार्डवर्क को रिवॉर्ड करना। ये समय की जो अच्छाई है, समय का ये जो कारण है, समय का ये जो अजीबोगरीब सिद्धांत है, समय का जो ये अजीबोगरीब बहाना है, स्ट्रेंज एक्सक्यूज, ये क्या है? समय का स्ट्रेंज एक्सक्यूज। तो समय ने अपने इसी स्ट्रेंज एक्सक्यूज के साथ जो है रुडयार्ड किपलिंग और उनके विचारों को भी माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने मेहनत की, इसलिए उनको इतना प्रसिद्धि प्राप्त हुई। समय ने जो है, इतिहास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रुडयार्ड किपलिंग के अंदर भी कई सारी बुराइयां थी। उनके विचार, वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। मतलब लोकतंत्रवादी अलग है, साम्राज्यवादी अलग है, तो उनके विचार अलग होते हैं। लोकतंत्रवादी में लोगों की जो है भूमिका, उसमें जो है सभी लोगों को जो है उसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है बराबर से। भाई लोकतंत्र है तो सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वो साम्राज्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो केवल एक व्यक्ति को जो है इम्पोर्टेंस दिया जाना, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। तो देखो विचार तो सभी के अलग अलग हो सकते हैं, है ना। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग को इस वजह से लोग पसंद भी नहीं करते थे, साम्राज्यवादी होने की वजह से, उनके साम्राज्यवादी विचारधारा के होने की वजह से कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते थे। ये उनका नेगेटिव एस्पेक्ट था, ये उनका एक नेगेटिव पहलू था, नकारात्मक पहलू था, जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या मेहनत की, उन्होंने राइटिंग्स लिखी और उनकी राइटिंग्स को लोगों ने पसंद भी किया। उनकी बुराइयों को ओवरलुक कर दिया लोगों ने, उनकी बुराइयों को अवॉइड कर दिया लोगों ने। उनकी बुराइयां छिप गई उनके हार्डवर्क के पीछे, और लोगों ने उनको इतना प्यार दिया। आप देखो उनकी जंगल बुक कितनी फेमस है। रोजाना तो कार्टून नेटवर्क पे या किसी भी कार्टून के चैनल पे मोगली का जो है पिक्चर चलती रहती होगी, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया? उनकी बुराइयों को भुला दिया, सिर्फ उनकी अच्छाइयों को याद रखा लोगों ने। तो ये काम किसने किया? समय ने किया। तो समय ने, मतलब ये समय के एग्जाम्पल्स हैं। ऊपर जो हमने समय के बारे में, टाइम के बारे में जो हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी ना, तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह के जीवन में कई सारे एग्जाम्पल्स हुए इस दुनिया में, जिन घटनाओं में समय ने जो है अपने इस स्ट्रेंज एक्सक्यूज को अप्लाई किया है। समय ने अपने इस स्ट्रेंज एक्सक्यूज को अपनी लाइफ में, इस जिंदगी में, इस विश्व में कई बार अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समय ने इसी स्ट्रेंज एक्सक्यूज का यूज करते हुए रुडयार्ड किपलिंग और उनके विचारों को भी माफ कर दिया। यानी लोगों ने जो है उनके विचारों को हाइड कर दिया, लेकिन उनकी राइटिंग्स, उनके हार्डवर्क को लोगों ने जो है बहुत प्यार दिया। ठीक इसी प्रकार से एंड विल पार्डन, और इसी स्ट्रेंज एक्सक्यूज के दम पर समय जो है पॉल क्लोडेल को भी माफ कर देगा। एंड पार्डन्स हिम फॉर राइटिंग वेल। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी है। इसी वजह से उनकी बुराइयां भी लोग जो है ओवरलुक कर देंगे, उनकी बुराइयों को भी लोग भूल जाएंगे। सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी जो कहानियां हैं, उनकी अच्छी अच्छी जो राइटिंग्स हैं, उनको याद रखेंगे। जिस प्रकार से समय ने
किसको भुला दिया? रुडयार्ड किपलिंग और उनके विचारों को भुला दिया। सिर्फ उनकी अच्छाइयों को जो है सम्मान दिया समय ने, यानी लोगों ने उनको इतना प्यार दिया। ठीक इसी प्रकार से पॉल क्लॉडेल की जो बुराइयां थी वो भी जो है लोग भूल जाएंगे आने वाले समय में, और उनकी भी जो है काफ़ी इज्जत होगी, काफ़ी फेम होगी पूरे वर्ल्ड में। किसके लिए? अच्छी राइटिंग लिखने के लिए। अब पॉल क्लॉडेल जो थे ना दोस्तों, ये एक फ्रेंच राइटर थे और इन्होंने फांसीवादी विचारधारा को सपोर्ट किया था। फांसीवादी विचारधारा के समर्थक थे ये, जो फांसीवाद फैला था यूरोप में। पढ़ा होगा ना आपको, तो ध्यान होगा फांसीवादी विचारधारा। फांसीवादी विचारधारा मतलब ये फासिज्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फासिज्म। तो फासिज्म मतलब ये सारे के सारे तानाशाही लोग जो इस तरह से इन्होंने तानाशाही चलाई थी, तानाशाही फैलाई थी, तो इसको बोलते हैं फासिज्म, फांसीवादी विचारधारा। तानाशाही चलाते हुए भाई एक व्यक्ति का शासन है, वो सबको कंट्रोल करेगा, तानाशाही है ना। लोगों को अगर नहीं मान रहे तो भयंकर तरीके से उनको जो है बहुत क्रूर तरीके से उनको ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें, ये फासिज्म है। तो उस विचारधारा के समर्थक थे ये पॉल क्लॉडेल। तो इसी वजह से लोग इनसे नफरत करते थे, क्योंकि फासिज्म बहुत बेकार चीज़ है। फासिज्म अगर कहीं पर आ जाएगा तो वहाँ पे तो लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाएगा भाई। कोई भी व्यक्ति, लोकतंत्र कहाँ रहेगा फिर वहाँ पे? फासिज्म अगर आ जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने सिद्धांतों के नाम पे किसी के भी साथ क्रूर व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में तो लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा ना। लेकिन ये उसी फासिज्म के समर्थक थे पॉल क्लॉडेल। रुडयार्ड किपलिंग साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, है ना, और ये फांसीवाद के समर्थक थे। तो इस वजह से जो है लोगों ने इनको नापसंद तो किया, लेकिन अच्छी राइटिंग लिखने की वजह से जो है उनकी उस बुराइयों को लोगों ने भुला दिया और अच्छी राइटिंग के लिए याद रखा लोगों ने। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? समय के उसी स्ट्रेंज एक्सक्यूज़ की वजह से। ये किसकी वजह से संभव हो पाया? समय के उसी स्ट्रेंज एक्सक्यूज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया। इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क। और इस प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, क्योंकि पोएट की डेथ कब हुई थी? जनवरी 1939 में, 1939 में। और उसी समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सबसे ज़्यादा तनाव का जो माहौल था, सबसे गंदा जो माहौल था, वो यूरोपियन कंट्रीज़ का था। बहुत गंदा माहौल था। सारे देश जो है एक दूसरे से नफरत किया करते थे यूरोप के। ऐसी कंडीशन थी यूरोप के कंट्रीज़ के बीच में, कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता था। तो बड़ा एक अंधकार से भरा हुआ बहुत ही डरावना सा माहौल था यूरोप के देशों में। सभी लोग जो है अलग थलग हो गए थे, सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग हो गए थे, कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था, सब लोग एक दूसरे से नफरत करते थे। ऐसा माहौल था यूरोप का उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के टाइम पे, जब W.B. यीट्स की डेथ हुई थी उस समय के दौरान। तो उसी समय के दौरान की बात हो रही है, 1939 की। इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय जब W.B. यीट्स की डेथ हुई थी, तो उस समय पूरे यूरोप के देशों में जो है, जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उस दौरान जो है एक ऐसा समय चल रहा था जिसको हम अंधकार से भरा हुआ समय कह सकते हैं। और अंधकार से भरे हुए उस समय में ये एक दुस्वप्न, बहुत ही बुरे स्वप्न के जैसा समय जो है उस समय लोग देख रहे थे। यानी उस समय का वातावरण कैसा था? डार्कनेस से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ वातावरण, निराशा से भरा हुआ माहौल था पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। और यूरोपियन कंट्रीज की जो स्थिति थी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। नाइटमेयर, जैसे एक अंधेरी रात में हम कोई बुरा सपना देखते हैं ना, तो उसी अंधेरे रात में बुरे सपने के समान ही उन यूरोपियन कंट्रीज की कंडीशन थी उस समय। जैसे कि मानो अंधकार का युग चल रहा हो और अंधकार के युग में, अंधकार के उस युग में यूरोप में रहने वाले लोग जो है एक बुरा सपना देख रहे हो। ऐसा समय उस टाइम पे चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क। और उस समय में जब ऐसा बुरा सपना
चल रहा था, ऐसा बुरा सपना मतलब जब ये बुरा समय चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये अंधकार से भरा हुआ समय जब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के समय, तो उस समय यूरोप के कंट्रीज़ की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जितने भी यूरोप के जो देश थे वो बात कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। सारे के सारे यूरोप के जो कंट्रीज़ थे वो एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के साथ युद्ध करने पे आमादा थे। एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सिक्वेस्टर्ड इन इट्स हेट, और जितने भी यूरोप के जो देश थे वहाँ पर लिविंग कंट्रीज़, जितने भी जो लिविंग नेशंस थे, जितने भी देशों का अस्तित्व यूरोप में उस समय था, वो सारे के सारे देश जो है एक दूसरे से इतनी नफरत, इतनी घृणा किया करते थे, एक दूसरे को मारने के लिए इतने उतारू थे कि हर एक देश, प्रत्येक यूरोप का देश जो है अलग थलग पड़ गया था एक दूसरे से नफरत करने की वजह से, एक दूसरे के प्रति घृणा रखने की वजह से। यानी कि जितने भी जो देश थे, सारे के सारे यूरोप के जितने भी लिविंग कंट्रीज थे, वो सारे के सारे देश एक दूसरे देश से इतनी नफरत थी दोनों के बीच में, सभी देशों के बीच में इतनी जेलसी थी, इतनी नफरत थी कि सारे के सारे यूरोप के जो देश थे वो अलग थलग पड़ गए थे, किसी में भी एकता नहीं बची थी। ऐसा जो है अंधकार से भरा हुआ समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था यूरोप के लोगों के लिए, यूरोप की जनता के लिए। तो ऐसा समय था जब WB यीट्स की डेथ हुई थी, उस समय 1939 में। ठीक है, कल ख़त्म कर लेंगे अपन इस पोएम को।